हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें पढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। स्किप करने से क्या होता है, कुछ चीजें छूट जाती हैं तो बेहतर तरीके से आपको सही समझ में नहीं आता है। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही ना करेंगे, ठीक है। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को बहुत ही एकाग्रता के साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर को आप जानते हैं हिंदी में भविष्य कहते हैं। भविष्य के अलावा कंटिन्यूअस को भी जानते हैं, लगातार कह लो या फिर आप कह लो जारी। टेंस मींस होता है आपका काल। कुल मिलाकर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जो अर्थ हो गया वो हो गया भविष्य लगातार काल या फिर भविष्य जारी काल। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जिसको हम हिंदी में पहचान कहते हैं। तो इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि हिंदी के इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं एवं कार्य भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई इस तरह से। अब इसके रूल्स की बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वो इस प्रकार से होंगे। रूल नंबर फर्स्ट है इसका कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करते हैं और उसके साथ बी भी लगाना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारी जो ऑक्सिलरी हो गई वो हो गई शैल बी, ठीक है, इस तरह से। और बाकी सभी पर्सन्स जैसे कि सेकंड पर्सन यू है आपका, रूल नंबर सेकंड में आएगा सेकंड पर्सन यू, या फिर थर्ड पर्सन ही सी इट, या कोई नॉन भी हो सकता है। तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब बिल का प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ में बी भी लगाना होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसलिए। तो कुल मिलाकर हमारी जो ऑक्सिलरी हो जाएगी वो हो जाएगी विल बी। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई बी के साथ शैल बी, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी इट या कोई नॉन के साथ विल बी का यूज किया जाएगा। साथ में आईएनजी भी जोड़ी जाएगी। अगला रूल है नंबर 3 कि इन वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाती है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म जरूर जोड़ी जाएगी। और इस तरह से ये इसके रूल्स हो गए, और फॉर्मूलास एग्जांपल वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं बोर्ड की ओर। हाँ, तो देखें, आपका समय बचाने के लिए वीडियो को स्किप किया गया, थोड़ा सा सॉरी पॉज किया गया, उसके बाद जिससे कि आपको ज्यादा समय ना लगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में भी कठिनाई आएगी, ठीक है। तो इस तरह इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका है हिंदी के इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं एवं कार्य भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। जिसमें आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं 3 पार्ट्स में इनको लिखवाता हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो पहला पार्ट है ए नंबर अफर्मेटिव। कुछ लोग इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और कुछ लोग इसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव को हिंदी में आप लोग जानते हैं सकारात्मक कहते हैं, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। कुल मिलाकर इसका जो हिंदी हो गया वो सकारात्मक वाक्य हो गया। तो रूल जो पहला है, रूल को हिंदी में आप लोग जानते हैं, नियम कहा जाता है। तो पहले रूल में बताया गया है इसमें कि इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब, जिसे आप मुख्य क्रिया हिंदी में कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म को भी आप हिंदी में प्रथम रूप कहते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड है आपका आई और बी, अर्थात फर्स्ट पर्सन जिसे आप प्रथम पुरुष कहते हैं हिंदी में, के प्रोनाउंस सर्वनामों जिसे हिंदी में कहते हैं के साथ ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं। कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब ना कह के यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लिखी जाएगी? हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड है सेकंड पर्सन जिसे आप हिंदी में द्वितीय पुरुष कहते हैं के प्रोनाउन सर्वनाम यू। वैसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दाऊ भी होता है, ठीक है, लेकिन दाऊ का यूज पोएम में होता है। तो यू और थर्ड पर्सन जिसे आप तृतीय पुरुष कहते हैं हिंदी में के साथ
उनके जो प्रोनाउंस हैं सब नामों से हिंदी में कहते हैं ही, सी, इट या फिर दे है, या फिर कोई नाउन दे रखा हो जिसे आप संज्ञा कहते हैं हिंदी में, जैसे किसी का नाम इत्यादि दे रखा हो, रमेश, दिनेश, इस तरह से कोई भी नाम हो, तो उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में, विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको फार्मूला इसका और फॉर एग्जांपल भी हम बताते हैं। ठीक है, हाँ तो देखें फार्मूला आपका इस तरह से है, जिसको आप सूत्र कहते हैं हिंदी में। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस का, उसके बाद विल बी या शैल बी लिखेंगे, जैसे पर्सन के अनुसार। सब्जेक्ट अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो आप शैल बी लिखेंगे, सेकंड या थर्ड पर्सन है तो विल बी लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल वर्ब भी इसे कह सकते हैं, कुछ लोग इसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। ठीक है, उसको आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, जोड़ देंगे उसमें, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क सॉरी फुल स्टॉप लिखेंगे। लास्ट में फुल स्टॉप तो जरूर लिखना है आपको, तभी सेंटेंस पूरा माना जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या है उदाहरण स्वरूप आपके लिए, मैं कल तुम्हें रसायन विज्ञान पढ़ा रहा होऊंगा, तो मैं की इंग्लिश आई। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट आपका आई हो गया, उसके बाद विल बी या शैल बी, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ शैल बी, शैल बी। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है पढ़ाना, तो टीच होती है, पढ़ाने की इंग्लिश तो टीच ही फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे हम, टीचिंग। अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें, यू। ठीक है, रसायन विज्ञान भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये बेजानदार ऑब्जेक्ट है, ये जानदार ऑब्जेक्ट है, तो जानदार ऑब्जेक्ट की पहले बात करते हैं, बेजानदार की बाद में करते हैं। तो टीचिंग यू। अब रसायन विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ठीक है, अब कल की इंग्लिश भी लिखनी है तो टुमारो, ये अदर वर्ड में आ गया, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड दिया गया है, तो टुमारो अदर वर्ड है यहां पर आपको, तो टुमारो लास्ट में फुल स्टॉप। कुल मिलाकर इसका जो इंग्लिश है उस तरह से है, जैसे हिंदी में समझे, मैं कल तुम्हें रसायन विज्ञान पढ़ा रहा होऊंगा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई शैल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री टुमारो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है वे अपना काम कर रहे होंगे, तो वे मतलब दे। अब दे कौन से पर्सन का प्रोनाउन हो गया थर्ड पर्सन का, तो इसलिए इसके साथ विल भी आएगा या शैल बी, विल भी आएगा ना कि शैल बी, तो विल बी। अब क्या आएगा फाउंड के अनुसार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है करना, तो डू मीन्स करना, अब इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे डूइंग। अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अपना काम, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी दियर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं दियर, दियर वर्क। वे अपना काम कर रहे होंगे, तो दे विल बी डूइंग दियर वर्क। अब कुछ है नहीं इसलिए यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। आपका समय बचाने के लिए वीडियो पॉज करते हैं। हाँ तो देखें आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है बी पार्ट, तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, कुछ लोग इसे निषेधात्मक भी कहते हैं। सेंटेंस मींस वाक्य होता है, कुल मिलाकर नेगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो नकारात्मक वाक्य कह लो या फिर निषेधात्मक वाक्य कह लो। रूल इसका इस प्रकार से है, यदि हिंदी वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट या नेवर को विल या शैल के बाद तथा बी से पहले लिखा जाता है। समझ गए बात को? नॉट या नेवर के लिए क्या करेंगे, विल या शैल के बाद लिखेंगे, लेकिन बी से पहले लिखेंगे। नॉट लिखेंगे तब जब नहीं दिया गया होगा सेंटेंस में, और नेवर लिखेंगे तब जब कभी नहीं दिया गया होगा सेंटेंस में। ठीक है, फॉर्मूला आपका इस प्रकार से है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल लिखेंगे पर्सन के अनुसार, उसके बाद में नॉट या नेवर जो भी दिया गया है, नहीं या कभी नहीं दिया गया है तो लिखेंगे, उसके बाद में बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड कोई बच जाता है लिख लेंगे, फिर फुल स्टॉप लिखेंगे। सेंटेंस यहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रखा है आपके लिए, राजेश अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, तो राजेश का
राजेश का आर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि किसी का नाम है। तो राजेश, अब राजेश कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? मैंने बताया था रूल नंबर 3 में कि यदि सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट या फिर दे या फिर कोई नाउन, तो ये नाउन हो गया राजेश। राजेश क्या हो गया? नाउन। तो राजेश नाउन है, इसलिए ये थर्ड पर्सन माना गया। तो इसलिए इसके साथ हम जो ऑक्सिलरी है वो विल बी का प्रयोग करेंगे। तो विल का प्रयोग किया, लेकिन इसमें नई शब्द भी दिया गया है, इसलिए नॉट लिखेंगे पहले, अब लिखेंगे हम बी। इस तरह से, मतलब विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे इस तरह से। राजेश विल नॉट बी। अब देखेंगे हम फॉर्मूला के अनुसार हमने क्या प्रयोग कर लिया है, विल या शैल में से एक प्रयोग कर लिया है, उसके बाद नॉट या नेवर में से भी प्रयोग कर लिया है, उसके बाद बी लिख लिया। अब एम बी फर्स्ट, अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? जोतना। तो प्लाफ मीन्स होता है हल चलाना या फिर जोतना, ठीक है। तो प्लाफिंग, इसमें ही आईएनजी जोड़ देंगे, प्लाफिंग, ठीक है। टिल भी बहुत से लोग जोतना कहते हैं, तो टिलिंग भी कह सकते हैं आप हालांकि। तो प्लाफिंग। अब क्या क्या जोत रहा है? अपना खेत। ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दी हमने। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें अपना खेत। तो राजेश कौन है? राजेश ही है, तो ही के साथ अब लेंगे अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं? हिज। अब खेत की बात कर रहे हैं, तो फार्म भी कह सकते हैं और फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड कह दिया हमने यहां पर। इस तरह ये फुल स्टॉप आ गया आपका। तो सेंटेंस जो बन गया उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे हिंदी में तो कहेंगे राजेश अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, तो इंग्लिश में कहेंगे राजेश विल नॉट बी प्लाफिंग हिज फील्ड, ठीक है। अब इसमें होता, मान लीजिए राजेश कल अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, तो कैसे करते? राजेश विल नॉट बी प्लाफिंग हिज फील्ड टुमारो, इस तरह से, ठीक है। या फिर राजेश आज अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, ऐसे होता। तो राजेश विल नॉट बी प्लाफिंग हिज फील्ड टुडे, ऐसे। या राजेश अभी अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, ऐसे होता। तो क्या करते? राजेश विल नॉट बी प्लाफिंग हिज फील्ड नाउ, इस तरह से, ठीक है। या जस्ट नाउ भी कह सकते हैं, बिल्कुल तुरंत के लिए, इस तरह से। ऐसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। और आपके लिए ए और बी पार्ट ये हमने करा दिए हैं आज। अब आपका सी पार्ट नेक्स्ट डे होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी फॉर्मूलास या फिर एग्जांपल्स मैंने दिए हैं सही प्रकार से आप देखें, फोकस करें उन पर, और उनके अनुसार ही आप एक्सरसाइज को ट्रांसलेशन करेंगे। तो अगर आप टिपिकल बुक का यूज करते हैं तो आपका पेज नंबर 276 अर्थात 276 पर एक्सरसाइज है नंबर 27 अर्थात 27 एक्सरसाइज है, जिसमें ए पार्ट में आपका पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं और बी पार्ट में आपका नेगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं। तो इसलिए उससे आप ट्रांसलेशन करेंगे और रिवीजन करेंगे। रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के सारा ज्ञान व्यर्थ होता है, व्यक्ति भूल जाता है बार बार। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और ये तो जरूर ही याद करेंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।